नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पे हेल्थ टॉक्स विद ज्योति प्रिया। आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में और इसको सिंप्लीफाइड या आसान तरीके से समझने के लिए क्वेश्चन आंसर के सेशन में बात करेंगे, जिससे कि हमारे लिए आपको समझाना आसान हो जाए और आपको इजी वे में सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमन है, डायबिटीज़ क्या है। तो हमारे खून में ग्लूकोज़ का लेवल का अधिक हो जाना डायबिटीज़ कहलाता है। आमतौर पे शुगर की मात्रा खून में मौजूद होती है, जब एक अनुपात से ज़्यादा उसकी लेवल हो जाती है तो वो डायबिटीज़ कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, डायबिटीज़ कैसे होता है और क्यों होता है। तो पहले जानते हैं डायबिटीज़ कैसे होता है। जो हम खाना खाते हैं ज़्यादातर वो हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के रूप में होती है, और हमारे शरीर के पैनक्रियाज जो एक ऑर्गन है उससे इंसुलिन सिक्रीट होता है, जो कि ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करके रखता है। और इसके अलावा भी हमारी लीवर, हमारी किडनी इसको मेटाबॉलाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, मतलब इसकी जब अधिकता या कम हो जाती है तो इसको बनाने में, या जब ज़्यादा हो जाती है तो इसको यूरिन के थ्रू पास आउट करने में हेल्प करता है। और इन सब को मिला करके एक बैलेंस मेंटेन रहता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। जब भी इक्विलिब्रियम किसी तरीके से ख़राब हो जाता है, मतलब या तो इंसुलिन कम हो जाती है, इंसुलिन सिक्रीशन बीटा सेल से होती है, वो बढ़ाने वाले या घटाने वाले जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं उसकी कम या अधिकता होने के कारण भी हो सकती है, ग्लूकोज़ की लेवल बढ़ जाने के कारण हो सकती है, या ग्लूकोज़ का यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से भी होती है। तो अब जानते हैं कि ग्लूकोज होता क्यों है। डायबिटीज़ बेसिकली, अगर आपके घर में आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो डायबिटीज़, जिसकी जानकारी हमें अभी आने वाले कुछ पल में पता चलेगा जब हम डिस्कशन करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। और दूसरी चीज़ कि अगर हमारे घर में कोई डायबिटीज़ का पहले से जानने वाला केस हो, जैसे हमारे मदर फादर साइड में, या फिर अगर हम ऑलरेडी हाइपरटेंशन के मरीज हों, या हमें दिल की बीमारी हो पहले से, या फिर हमारी जो ट्राइग्लिसराइड लेवल होती है, या फिर अच्छे वसा का मात्रा जिसको HDL बोलते हैं उसकी मात्रा कम हो जाए, या किसी वजह से कोई यंग फीमेल अगर PCOS की बीमारी से ग्रसित हैं अभी, आमतौर पे ये बोल सकते हैं कि अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही इनएक्टिव तरीके का है, या फिर आप बहुत ही ओबीज पेशेंट हो। ओबेसिटी बेसिकली BMI से जाना जाता है, आप मोबाइल पे कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी ओबेसिटी को, तो आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो जाते हैं डायबिटीज़ के लिए। दूसरी चीज़, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट होती है डायबिटीज़ के लिए। एंड आने वाले समय में उनकी एक बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है कि वो डायबिटीज़ में चेंज हो जाए। तो ये सारे लोग होते हैं जो डायबिटीज़ होने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो अब जानते हैं कि डायबिटीज़ को कैसे पहचाना जाए, मतलब लक्षण क्या होते हैं। तो इसके मुख्य लक्षण होते हैं बार बार पेशाब का आना, बार बार भूख लगना, अधिक प्यास लगना, ये मुख्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे आपको चक्कर आना, वज़न कम होना, देखने में दिक्कत होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, और घाव का हीलिंग अच्छे से नहीं होना, कमजोरी का महसूस होना, हाथ पैर में झंझनाहट होना इत्यादि। इसके अलावा भी अगर आप कोई हृदय रोग की बीमारी ऑलरेडी है, या अगर आप HIV के पेशेंट हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं डायबिटीज़ के लिए। अब इसका डायग्नोसिस, अगर हम सस्पिशियस कंडीशंस हैं इस लक्षण एवं अपने रिस्क फैक्टर के आधार पे, तो एक एनुअल स्क्रीनिंग और 3 साल पे स्क्रीनिंग होती है। अगर कोई भी पोटेंशियल रिस्क फैक्टर नहीं है और एज 45 प्लस हो चुका है, तो हमें हर 3 साल पे अपनी चेकअप करवानी चाहिए। और अगर ऊपर बताए गए किसी भी रिस्क फैक्टर से आप बिलोंग करते हैं, तो हर 1 साल पे अपना चेकअप करवाना चाहिए।
ताकि उचित समय पे आपका डायग्नोसिस हो पाए, अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए और डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सके। अब डायबिटीज़ कैसे डायग्नोज करते हैं, इसके लिए 3 टेस्ट होती है, लाइक फास्टिंग ब्लड शुगर। बेसिकली 8 घंटे के फास्ट के बाद हम खून में शुगर की मात्रा को चेक करते हैं। अगर ये 126 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा आता है एंड HbA1c, जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसकी मात्रा अगर 6.5 से ज़्यादा आती है तो आप डायबिटीज़ के क्राइटेरिया में आते हैं। या फिर रैंडम ब्लड ग्लूकोज शुगर की लेवल, जो कि आप किसी भी समय नाप सकते हैं, और इसकी मात्रा अगर 200 से ज़्यादा आती है, इसके साथ साथ अगर जो मुख्य लक्षण जो मैंने बताया है कि पेशाब का ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, तो भी आप डायबिटीज़ के मरीज हो गए हैं। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बिना आपके मदद के, मतलब बिना मरीज के सपोर्ट के, डॉक्टर कम्प्लीटली ठीक नहीं कर सकता है। जैसे कि आप अपनी छोटी छोटी मदद दे करके डॉक्टर्स को उसके ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनके द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जैसे टाइम नियमित समय पे लेते हैं जिस तरह से बताई गई है, नियमित समय पे अपनी जांच करके उनको बतलाते हैं, अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग रखते हैं, अपना लाइफस्टाइल सही रखते हैं, जो कि बेस्ट तरीका होता है प्रिवेंशन का। इनिशियल स्टेज में अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बताए गए तरीक़ों से मैनेज करके रखते हैं तो देयर आर मोर प्रोबेबिलिटी कि आप बहुत ही धीरे धीरे उस डायबिटीज़ की दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, या फिर ना भी पड़े। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे कि आधा घंटा मिनिमम एक्सरसाइज रोज़ करना, शुगर रिच फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना, अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना, ये सारी चीज़ें हो गई। अपने डॉक्टर्स पे समय समय पे जाके अपनी जांच कराना, ताकि इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन जैसे कि रेटिनोपैथी आँख की दिक्कत, नेफ्रोपैथी किडनी में होने वाली दिक्कत, डायबिटिक फुट, इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक के बारे में हमारे साथ चर्चा करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह ज़रूर दें। एंड के लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पास करें, ताकि वो इस डायबिटीज़ की जर्नी को अच्छे से सिंपल भाषा में समझ सके। जय हिंद।